गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप जो भी वीडियोस हम लोग कर रहे हैं इससे सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और इन केस कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ग्रुप पे SMS कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के, गुडविल की वैल्यू निकालने के कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने गुडविल का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया था, गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुडविल के कितने मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हमें पढ़ने हैं और हर मेथड से गुडविल की वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि गुडविल की वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स असेट और इसको फुल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास 5 मेथड्स हैं। उन 5 मेथड्स के क्या नाम है पहले हम वो देख लेते हैं। पहला मेथड हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड हमारा होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी इस स्लाइड में नहीं दिया हुआ है, वो मेथड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 मेथड्स हम लोग को पढ़ने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से ही हम देख सकते हैं कि 3 मेथड लिंक हैं हमारे। तो पहला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड खुद हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी के अंडर में 2 मेथड हो गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो 2 मेथड एवरेज प्रॉफिट के ही अंडर में हो गए। तो पहला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और थर्ड हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सुपर प्रॉफिट में 2 मेथड्स हमारे हो गए, सुपर प्रॉफिट मेथड और इसी के अंडर में हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 3 मेथड पहले हमने डिस्कस कर लिए, सॉरी ये 4th हो जाएगा, ये 4th मेथड हमारा हो जाएगा। 3 मेथड हमने पहले डिस्कस कर लिए, ये 4th और ये 5th। तो टोटल 5 मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है गुडविल की वैल्यू निकालने का। एवरेज कैसे निकाला जाता है ये आप सभी लोगों को पता है। एवरेज निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है टोटल ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इट मीन्स अगर हमें 5 अमाउंट्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमें 100 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है और 400 दिया हुआ है। तो पहले हम इन सभी का टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल करने के बाद इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से एवरेज निकलता है। तो 500 प्लस 100, 600, 600 प्लस 700, 1300, 1300 प्लस 400, 1700। तो 1700 हमारा टोटल आ गया। तो टोटल ऑफ आइटम्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितने अमाउंट्स दिए हैं यहाँ पे हमको? 4 अमाउंट्स दिए हैं, 1, 2, 3 और 4 अमाउंट्स दिए हैं। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एवरेज आ जाता है। जो भी आंसर हमारा आएगा उसको बोलेंगे एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इजी है यूज़ करना। आपको 4 ईयर्स के या 5 ईयर्स के या 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, उनको ऐड करना है और नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड करना है। अगर 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा इस तरह से एवरेज आ जाएगा। और एवरेज निकालने के बाद आपको क्या करना है कि उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये है हमारा कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये पूरा कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा गुडविल निकालना। गुडविल हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने ऊपर निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है।
नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में अगर बाई चांस आपको 1.5 दिया है या 2 ईयर्स दिया है या 2.5 ईयर्स दिया है तो आप उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नेक्स्ट स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट हमारी गुडविल आ जाएगी। और ये जो गुडविल आएगी, जो भी कैलकुलेशन हम गुडविल का करेंगे, ये गुडविल हमेशा पूरे फर्म की आती है, किसी एक पार्टनर की नहीं आती। तो जो भी मेथड आप यूज़ करें, 5 मेथड्स में से कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे तो उससे जो भी गुडविल आएगी वो पूरे फर्म की होगी, किसी एक पार्टनर की नहीं होगी। फर्म मीन्स ऑल द पार्टनर्स पुट टुगेदर, सारे पार्टनर्स की कंबाइंड गुडविल होगी, वो किसी एक पार्टनर की नहीं होगी। तो ये है हमारा गुडविल का कैलकुलेशन, पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे अब। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये हमारे सामने है। लिखा हुआ है श्वेता परचेज्ड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profits of last 4 years। तो ये देखिए दिया हुआ है 3 years purchase। तो इट मीन्स गुडविल की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट जो भी हम निकालेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट्स हमें दिए हैं उनको हम ऐड कर लें और नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो हमें प्रॉफिट दिए हैं 4 ईयर्स के, यहाँ लिखा भी हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो ये देखिए 1 प्रॉफिट, 2, 3 और 4, 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स ये रहे, यहाँ दिए हुए हैं हमको, ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। इन सभी को हमें ऐड कर लेना है, 4 से डिवाइड कर देना है और जो भी अमाउंट आएगा डिवाइड करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। पर ऐसा करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रॉफिट्स हमें दिए हैं, इन प्रॉफिट्स में किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई करेक्शन है तो पहले हम उस करेक्शन को करेंगे, उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। करेक्शन इन द सेंस कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है इन पर्टिकुलर ईयर्स में तो वो मिस्टेक हमें दी होगी और उस मिस्टेक को हमें पहले सही करना है। यहाँ पे 2019 होगा, ये बाय मिस्टेक 20169 प्रिंट हो गया है। तो प्रॉफिट्स हमारे जो दिए हुए हैं वो 2016, 17, 18 और 2019 के दिए हुए हैं। ये बीच का 6 हमारा यहाँ पे नहीं होगा, तो ये 2019 है। उसके बाद देखते हैं कि क्या करेक्शन है इन प्रॉफिट्स में। लिखा हुआ है फॉलोइंग फैक्ट्स वर नोटिस्ड। फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोटिस्ड। क्या फैक्ट्स हैं? पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 16 asset was sold at a profit of 10,000। देखिए गुडविल की वैल्यू निकालते समय अगर किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल आइटम प्रॉफिट्स में एडजस्ट किया गया है तो उसे हम वापस माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, जो भी केस होगा। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये कैसे डिसाइड होगा ये अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई इनकम एबनॉर्मल नेचर की है और उसे प्रॉफिट्स में ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है तो अब हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर कोई लॉस एबनॉर्मल नेचर का है तो उसे ऑलरेडी प्रॉफिट में माइनस किया जा चुका होगा तो अब हम उसे ऐड कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 1 देखेंगे हम लोग फिर से। इसमें लिखा हुआ है असेट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो असेट को सेल करने पे हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ से अर्न नहीं होता। बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता कि हम रोज़ असेट को सेल करें और उससे प्रॉफिट अर्न करें। असेट को सेल करना बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। हमारे कुछ असेट्स पुराने हो जाते हैं और उनको हम सेल कर देते हैं तो उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। डे टू डे एक्टिविटी हमारी क्या है कि हम गुड्स को सेल करें और प्रॉफिट अर्न करें। तो गुड्स को सेल करने से अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। पर अगर लैंड को सेल कर दिया हमने, बिल्डिंग को सेल कर दिया, पुरानी मशीन को सेल कर दिया और उससे कुछ प्रॉफिट हमें हो रहा है तो हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इस तरह के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं। दैट मीन्स ये अमाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड किया जा चुका है। तो अब हम सही अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2016 का जो भी प्रॉफिट हमें दिया है उसमें से हम 10,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे क्योंकि ये 10,000 रुपीज़ बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो 2016 का प्रॉफिट जो भी हमें दिया हुआ है, यहाँ हम देख लेते हैं 2016 का प्रॉफिट क्या है। 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000। इसमें से हमें 10,000 रुपीज़ माइनस कर देना है क्योंकि 10,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो असेट को सेल करने से हुआ है, गुड्स को सेल करने से नहीं हुआ है।
और असेट को सेल करना बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये है पहला करेक्शन हमारा कि 90,000 में हमें 10,000 हटा देना है। सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2017 फर्म हैड इनकर्ड एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। नेक्स्ट ईयर में यानी कि जो सेकंड ईयर हमें दिया है 2017, इसमें हमें 20,000 का एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था। एबनॉर्मल का मतलब ही यही है कि ये नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल नहीं था इन द सेंस कि इस तरह का लॉस हर ईयर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह का लॉस किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है, पर हर ईयर ऐसा लॉस नहीं होगा। किस तरह का लॉस हो सकता है ऐसा? फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इस तरह के लॉसेज हर साल एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। इस तरह के लॉसेज बार बार नहीं होते हैं, ये एबनॉर्मल लॉसेज हैं। और गुडविल का कैलकुलेशन करते समय हम किसी भी एबनॉर्मल आइटम को एडजस्ट नहीं करते हैं प्रॉफिट में, और अगर वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है तो उसके इफ़ेक्ट को हम नलीफाई कर देते हैं, यानी उसके इफ़ेक्ट को हम कैंसिल कर देते हैं। तो 2017 में हमने 20,000 रुपीज़ माइनस किया है। और क्यों माइनस किया है? क्योंकि बिजनेस में एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 20,000 को दोबारा 2017 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो दो करेक्शंस हमने डिस्कस किए। पहला करेक्शन 2016 के प्रॉफिट में 10,000 को माइनस करना और 2017 के प्रॉफिट में 20,000 ऐड करना। तो ये दो करेक्शन हमने डिस्कस किए हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या ये दो एडजस्टमेंट्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो इस सॉल्यूशन में नीचे दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ सॉल्यूशन। ये टेबल बनी हुई है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2016 लिखा है, 2017 लिखा है। 90 हमें पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में, 160 पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। ये देखिए 90,000 में से 10,000 माइनस किया गया है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आंसर आ गया 80। और 160 में 20 को प्लस किया गया है, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस किया गया है। देखिए आंसर सही लिखा हुआ है 180। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ प्लस हो रहा है क्योंकि, तो 160 में 20 प्लस हो जाएगा तो 180 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से सिर्फ आपको ब्रैकेट हटा देना है, बाकी कैलकुलेशन हमारा सही है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 80 हो जाएगा आफ्टर करेक्शन, और सेकंड ईयर का प्रॉफिट 1,80,000 हो जाएगा आफ्टर करेक्शन। तो ये दो करेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st May 2017. Depreciation charged on vehicles at the rate of 10% on straight line method. 2017 1st May 2017, पहली बात हमें ये डिसाइड करना है कि ये कौन से ईयर की बात हो रही है। तो हमें 4 ईयर्स दिए हुए हैं। ये जो डेट है हमारी, ये किस ईयर में आएगी, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है। तो ये डेट हमारी आएगी थर्ड ईयर में। ये जो 2018 लिखा हुआ है, ये डेट इसमें आएगी, क्योंकि हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और ख़त्म होता है मार्च नेक्स्ट ईयर। तो 1st May 2017 ये डेट किस ईयर में आएगा? ये डेट आएगा अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2018 के बीच में। अप्रैल के बाद मई आएगा, यहाँ पे मई आ जाएगा। तो अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2017 तक जो ईयर हमारा चलेगा, उसके बीच की डेट है ये 1st May 2017। तो आप लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये सेकंड ईयर का दिया हुआ है। अगर हमने सेकंड ईयर यहाँ पे अज्यूम कर लिया तो क्वेश्चन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। तो ये सेकंड ईयर का एडजस्टमेंट नहीं है, ये थर्ड ईयर का एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि एडजस्टमेंट किस ईयर का है। तो ये थर्ड ईयर का एडजस्टमेंट है। ये जो थर्ड ईयर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1,80,000 उसका प्रॉफिट है। तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमें दिया है 1,80,000। थर्ड ईयर कब खत्म हो रहा है? मार्च 2018 में। ये देखिए मार्च 2018 यहाँ लिखा हुआ है और यही डेट यहाँ लिखी है, मार्च 2018। तो मार्च 2018 यानी कि जो थर्ड ईयर है हमारा, उसका प्रॉफिट है 1,80,000। अब इस ईयर में भी कुछ करेक्शन है। क्या करेक्शन है? एक रिपेयरिंग हुआ है कार का, 50,000 रुपये की रिपेयरिंग थी, वॉज डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट। देखिए जब भी रिपेयरिंग हम कराते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, ये एक नॉर्मल पेमेंट है और इसे रिपेयर्स अकाउंट में लिखना चाहिए। और हमने गलती क्या कर दिया है, हमने इसको व्हीकल्स अकाउंट में डाल दिया। इट मीन्स हमने इसको असेट की तरह ट्रीट कर लिया, एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन असेट। असेट की तरह हम तब ट्रीट कर सकते थे जब हम नया मशीन खरीदते और उसे हम तुरंत रिपेयर कराते।
ये चीज़ आपने क्लास 11th में जर्नल चैप्टर में पढ़ी है, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है क्लास 11th जर्नल चैप्टर में। एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, इस तरह का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। और उस समय हम लोग ने ये बात भी डिस्कस की थी कि ऑल एक्सपेंसेस विच आर पेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन असेट इनटू वर्किंग कंडीशन आर एडेड टू द असेट इटसेल्फ। तो जब फर्स्ट टाइम हम कोई एक्सपेंस करते हैं किसी असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उस समय कोई भी एक्सपेंस किया जाएगा तो वो असेट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, उसको असेट में ऐड कर दिया जाएगा। पर अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हमने नई मशीन खरीदी है या नया व्हीकल खरीदा है और उसे हमने रिपेयर कराया है। यहाँ पे पुराने व्हीकल को रिपेयर करने की बात हो रही है। तो रिपेयरिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसकी एंट्री होती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसे रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए और हमने इसको लिख दिया है व्हीकल्स अकाउंट में। रिपेयर्स अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है और व्हीकल्स अकाउंट एक असेट का अकाउंट है। रिपेयर्स को हम लिखते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, रिपेयर्स हमेशा जाता है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और व्हीकल्स हमेशा जाते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर किसी अमाउंट को आप रिपेयर्स ना मान के असेट मान लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ये प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया है और असेट की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो मिस्टेक है हमारी, मिस्टेक नंबर 3, इसकी वजह से क्या हुआ कि पर्टिकुलर ईयर यानी कि 2018 का प्रॉफिट हमारा जो था वो कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा रिवर्स लिख दिया है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जितना एक्सपेंस आप कम लिखेंगे प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेंस हुआ था 50,000 का और उस एक्सपेंस को हमने लिखा नहीं है, उस एक्सपेंस को हमने एक असेट की तरह से ट्रीट कर लिया है। तो ये एक्सपेंस था हमारा और इसे हमें लिखना चाहिए था पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा हुआ है 2018 में, तो इस प्रॉफिट को हमको 50,000 रुपीज़ कम कर देना चाहिए क्योंकि एक 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ था जिससे हमने असेट मान लिया। तो हमें एक्चुअली एक्सपेंस की वैल्यू को बढ़ाना है और असेट की वैल्यू को कम करना है। अभी तो हमको पहले ये करेक्शन करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं, 1,80,000 हमारा प्रॉफिट है। इस 1,80,000 को पहले हम 50,000 रुपये कम कर दें क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। तो पहले हमें 1,80,000 में से 50,000 रुपये माइनस कर देना है क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जिसको हमने 2018 में माइनस नहीं किया, भूल गए। और दूसरी मिस्टेक हमने ये कर दी कि हमने डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर लिया होगा, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। 50,000 रुपीज़ को आपने एक्सपेंस की तरह से कंसिडर ना करके उसे एक असेट की तरह कंसिडर कर लिया 50,000। और असेट कंसिडर करने के बाद आपने दूसरी गलती क्या की कि इस अमाउंट पे आपने 10% डेप्रीसिएशन भी लगा दिया। 10% कितना आएगा 50,000 का? 5,000 आएगा। लेकिन आपने ये जो असेट है या ये जो भी एक्सपेंस था आपका, इसको आपने किस दिन ट्रीट किया था? 1 मई को। 1 मई को आपने ये करेक्शन किया था, यानी कि ये एंट्री आपने 1 मई को की थी। तो 1 मई से 31 मार्च 11 मंथ्स होते हैं, तो 11 मंथ्स का आपने डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया होगा। तो इसको हम देखते हैं टेबल में इसका करेक्शन कैसे किया गया है। ये देखिए इसका करेक्शन किया गया, 1,80,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है, 1,80,000 रुपये थर्ड ईयर का। इसमें 45,000 रुपीज़ माइनस किया गया है। 45,000 रुपीज़, 45,000 क्यों माइनस किया गया है? एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 10%। 10% का मतलब हो गया 50,000 का 10% इज इक्वल टू 5,000। इसको 11 मंथ्स का भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि 1 मई को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन अब हम 11 मंथ्स का नहीं निकालेंगे, ये पार्ट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये पार्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10% लिखा है और 10% पर एनम नहीं लिखा है। यहाँ पे 10% लिखा हुआ है। इस करेक्शन को सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि 10% और 10% पर एनम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है डेप्रीसिएशन चैप्टर में।
कि अगर पर एनम लिखा है तो हम टाइम को कंसिडर करते हैं, और अगर पर एनम नहीं लिखा है तो हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता, हम डायरेक्ट 10% निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट 10% या डायरेक्ट 5% जो भी आपको दिया होता डायरेक्ट वो निकाल देते। तो अभी हम 10% निकालेंगे, 50,000 का ये आएगा 5,000 रुपीज़। तो अब हमें 2 करेक्शंस करने हैं। देखिए कौन कौन से करेक्शन। ये जो हमें 1,80,000 रुपीज़ दिया हुआ है प्रॉफिट, ये 1,80,000, इसमें सबसे पहले तो हमें 50,000 रुपये एक्सपेंस माइनस कर देना है, क्योंकि हम माइनस करना भूल गए थे। और उसके बाद दूसरी गलती हमने क्या की थी कि हमने डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया था। डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये 50,000 रुपीज़ एक असेट नहीं था, ये एक एक्सपेंस था, और आपने इसको पहले असेट माना और उसके बाद डेप्रीशिएशन लगा दिया। तो डेप्रीशिएशन लगा दिया, इसका मतलब आपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपये माइनस कर दिए होंगे, तो उसे आप वापस ऐड भी कर देंगे। अब उसे आप वापस ऐड कर दें। दैट मीन्स हमें 50 माइनस करना है और 5 प्लस करना है, तो ओवरऑल हमें 45 माइनस करना है। 45,000 हमें माइनस करना है। तो 1,80,000 में 50,000 हमें माइनस करना है और 5,000 रुपये प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि हमने डेप्रीसिएशन गलती से लगा दिया था, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 3 में 2 करेक्शन है। तो 50,000 रुपीज़ का हमारा एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस, और ये डेप्रीसिएशन भी हमने चार्ज कर दिया था गलती से, तो इसे हमने वापस प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि डेप्रीसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और अगर आपने ये एक्सपेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है अकाउंट्स में, इट मीन्स इसे आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो आई होप ये करेक्शन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। एक बार टेबल हम लोग फिर से देख लेते हैं कि थर्ड ईयर में क्या करेक्शन किया गया है। तो थर्ड ईयर में देखिए 1,80,000 प्रॉफिट था, जिसमें से 45,000 हमने माइनस कर दिया है। 45,000 क्यों आया है? 50 माइनस किया गया है और 5 प्लस किया गया है। ये नोट भी यहाँ पे दिया हुआ है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। इसे सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे। ये रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू पीएल एज एक्सपेंस बट ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने इसको एक असेट की तरह ट्रीट कर लिया है। तो दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू पीएल, दैट मीन्स इट शुड हैव बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पीएल। तो 50,000 को माइनस कर दिया तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। और दूसरा है डेप्रीसिएशन रॉन्गली डेबिटेड। रॉन्गली डेबिटेड मतलब गलती से हमने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन, तो हम इसको वापस प्लस कर देंगे। तो फाइनल एडजस्टमेंट हमारा 45 का ही आएगा। ये डेप्रीसिएशन निकाल के दिखाया गया है कि 5,000 कैसे आया। तो 50 को माइनस किया, 5 को प्लस किया, दैट मीन्स फाइनली हमने 45 माइनस किया। तो इस तरह से थर्ड ईयर के प्रॉफिट को हमने करेक्ट कर लिया है। और भी कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं। पॉइंट नंबर 4 अब देखना है हमें। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2019। तो अभी हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था ये चीज़। फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में भी एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था और फोर्थ पॉइंट में भी एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को ऑलरेडी हमने पीएल अकाउंट में ऐड कर दिया होगा, तो अब हमें उसे माइनस करना है। तो अब हमें क्या करना है? 10,000 का जो गेन हमारा हुआ है 2019 में, उसे हम माइनस करेंगे। तो 2019 का प्रॉफिट हमारे पास है 2,20,000 रुपये। इसमें से हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे। तो देखिए टेबल में देख लेते हैं कि ये किया गया है या नहीं किया गया है। तो 2019 का प्रॉफिट देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 का जो गेन था वो यहाँ पे देखिए ये माइनस किया गया है। ये लिखा हुआ है 10,000 एबनॉर्मल लॉस। ये माइनस ही करना हमको, एबनॉर्मल गेन हमको लिखना चाहिए यहाँ पे। तो एबनॉर्मल गेन लिख के इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अमाउंट प्लस हो चुका था प्रॉफिट में, तो अब हमने इसको माइनस कर दिया। उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे आपको और दिख रहा होगा, 5,000 डेप्रीसिएशन भी माइनस किया गया है यहाँ पे। क्यों माइनस किया गया है? क्योंकि जो मशीन हमने लास्ट ईयर परचेज ट्रीट कर लिया था उसको, 50,000 का जो अमाउंट था लास्ट ईयर, ये देखिए 2018 में अभी हमने डिस्कस किया था कि 50,000 का एक एक्सपेंस हुआ था जिसे मशीन की तरह ट्रीट कर दिया गया था। तो अगर उस मशीन पे हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो डेप्रीसिएशन तो हर ईयर लगता है, डेप्रीसिएशन सिर्फ एक ईयर में नहीं लगेगा। तो इट मीन्स हमने अगर गलती से इस साल डेप्रीसिएशन लगाया था तो हमने नेक्स्ट ईयर भी सेम मिस्टेक की होगी। तो नेक्स्ट ईयर अगर हमने सेम मिस्टेक की है तो उसे भी हमें वापस ऐड बैक करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 5,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन को भी वापस ऐड बैक किया गया है। तो इसलिए डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन हर साल किया जाता है। तो अगर हमने एक साल उसको गलती से माइनस किया था तो हमने नेक्स्ट ईयर भी उसको गलती से माइनस ज़रूर किया होगा।
तो अगर इस साल हम उसको ऐड करेंगे 2018 में, तो हम 2019 में भी उसको वापस ऐड करेंगे, क्योंकि अगर मिस्टेक 2018 में ठीक हो रही है तो 2019 में भी हमें उसी मिस्टेक को ठीक करना है। उसके बाद देखते हैं और क्या एरर है। लास्ट मिस्टेक दी हुई है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस। तो ये हमारा एक एबनॉर्मल लॉस है, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है, 30,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये एक बिज़नेस का नॉर्मल लॉस नहीं है। इस लॉस को हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया है, तो अब हम इस लॉस को दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30,000 लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन अब कैसे आएगा, देखिए कैलकुलेशन क्या था, 2,20,000 प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, 2,20,000 प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था, 30,000 रुपीज़ का लॉस ऑलरेडी माइनस किया जा चुका था पहले से, तो अब हमने उसको वापस प्लस कर दिया है, तो ये प्लस हो गया, 30,000 रुपीज़ प्लस हो गया। 5,000 डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका था, उसे भी हमने प्लस कर दिया, और 10,000 रुपीज़ का एक गेन हमें हो गया था, उसे हम माइनस करेंगे। तो पहले देखते हैं अभी तक कितना आ रहा है आंसर, तो ये आएगा 5, ये 5 और ये 255। उसमें से 10,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल गेन यहाँ पे देखिए माइनस किया गया, तो इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 2,45,000। ये डेप्रीसिएशन में यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा। ये 2 अमाउंट प्लस के हैं, एक अमाउंट माइनस का है, तो ये 2 अमाउंट यहाँ पे प्लस के हैं। डेप्रीसिएशन भी प्लस का है, ये प्लस का है डेप्रीसिएशन, और ये लॉस ये भी प्लस का है, सिर्फ एक अमाउंट यहाँ पे माइनस का है। तो 220 में 5 प्लस होगा और 30 प्लस होगा, तो टोटल आ जाएगा 255। उसमें से 10,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा गेन हो गया था हमारा, उसको हमने माइनस कर दिया, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 2,45,000। ये है करेक्टेड नेट प्रॉफिट्स। तो जो भी प्रॉफिट्स हमें दिए थे क्वेश्चन में, उनमें कुछ ना कुछ करेक्शन था, तो सारे करेक्शंस करने के बाद हमारे सही प्रॉफिट देखिए आ गए। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा आ गया 80,000, सेकेंड ईयर का आ गया 1,80,000, थर्ड ईयर का आ गया 1,35,000 और फोर्थ ईयर का आ गया 2,45,000। इन चारों प्रॉफिट्स को हमने टोटल किया, टोटल आ रहा है 6,40,000। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, 6,40,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 प्रॉफिट्स हैं हमारे पास। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन इस तरह से होगा, चारों प्रॉफिट्स को पहले हम ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year हमने अभी निकाल लिया, 1,60,000 आ रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी गुडविल आ जाएगी, दैट मीन्स 4,80,000, 4,80,000। इस तरह से हमारी गुडविल आ जाएगी। ये पूरा कैलकुलेशन देखिए नीचे दिया हुआ है, टेबल के नीचे, ये टेबल है, इसके नीचे देखिए कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ है। तो इसका यही कैलकुलेशन हमारा मेन है, ये कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 640 हमारा टोटल प्रॉफिट आया था, इसको यहाँ रख दिया गया, 640 डिवाइडेड बाय 4, ये 160 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 4,80,000 रुपये हमारी गुडविल आ गई। तो ये जो गुडविल हमारी आई है, ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये किसी भी एक पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। अगर किसी एक पार्टनर का अमाउंट इसमें से निकालना हो, तो हम उस पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और जिनका रेशियो है 3:2:1, तो अगर हमें फर्स्ट पार्टनर की गुडविल निकालनी है, तो हम 3/6 कर देंगे 4,80,000 रुपये का। तो 4,80,000 रुपये का हम 3/6 कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। तो क्या आंसर आएगा, 2,40,000 रुपये। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट पार्टनर की गुडविल कितनी है, तो फर्स्ट पार्टनर की गुडविल हम कहेंगे कि 2,40,000 है, लेकिन अगर पूरे फर्म की पूछी जाएगी तो वो पूरे फर्म की गुडविल हमारी 4,80,000 रुपये। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो प्रॉफिट्स को पहले हमें करेक्ट कर लेना है, अगर कोई करेक्शन दिया है तो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई करेक्शन दिया हो, अगर कोई करेक्शन दिया होगा तो हम उसको पहले करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे उसको हम एवरेज निकाल लेंगे उसका, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड गुडविल कैलकुलेशन करने का। फर्स्ट मेथड हमारा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कह देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है, बहुत ईजी मेथड है गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था जिसमें प्रॉफिट्स में काफ़ी करेक्शंस भी थे। इस तरह के करेक्शंस आपको किसी भी चैप्टर में मिल सकते हैं। दैट मीन्स एडमिशन में भी मिल सकता है, रिटायरमेंट में भी मिल सकता है, डेथ में भी मिल सकता है। तो पहले भी ये चीज़ हम लोग ने डिस्कस की है कि ये चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों चैप्टर्स के लिए कॉमन है। दैट मीन्स इस चैप्टर में जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो हमको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में काम आने वाला है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू निकालना एक कॉमन प्रोसेस है, सभी चैप्टर्स के लिए सेम है। उसकी एंट्रीज अलग अलग होती हैं। सिर्फ अगर एडमिशन चैप्टर की बात करें तो एडमिशन चैप्टर में गुडविल से रिलेटेड एंट्री कुछ और होगी एज कम्पेयर टू रिटायरमेंट एंड डेथ, लेकिन गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो तीनों चैप्टर्स में सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन चैप्टर में हम गुडविल किसी और तरह से निकालते हैं और रिटायरमेंट में किसी और तरह से निकालते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक कॉमन प्रोसेस है सभी चैप्टर्स के लिए। एंट्री दैट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, वो हम उस कंसर्न चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ वैल्यू पे फोकस करना है, अभी हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये पहला मेथड था। इसके और भी क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग पहले इस वीडियो को देख के पूरा प्रोसेस समझ लें कैसे कैलकुलेशन होता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो ग्रुप पे मैसेज करिए और मुझसे उस डाउट्स को क्लियर करिए। किसी भी तरह का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में सभी बच्चों के पास राइट्स है कि आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ग्रुप पे डिस्कशन करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे तुरंत ग्रुप पे मैसेज करके डाउट को अपने क्लियर कर लीजिए। तो इस वीडियो को देख लीजिए और इस फर्स्ट टॉपिक को पहले हम समझेंगे। पहला मेथड जो हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको अच्छे से सीखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।